वेलकम बैक। पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ इमरान खान की कुर्सी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। घर में वो इस कदर घिर चुके हैं कि किसी भी वक्त उनकी कुर्सी जा सकती है। अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने भारत के खिलाफ एक साथ दो मोर्चों पर जंग छेड़ दी है। इमरान की कोशिश ये है कि देश में भारत विरोधी माहौल तैयार हो ताकि जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटाया जा सके। इसलिए इमरान एक तरफ सीमा पर जमकर बमबारी करा रहे हैं तो दूसरी ओर भारत में आतंकी हमले की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन सीमा पर हिंदुस्तान के करारे जवाब से पाकिस्तान सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे पहले से नाराज पाकिस्तान की जनता सरकार पर और ज्यादा भड़क गई है। इस्लामाबाद से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह की आग भड़क उठी है। पाकिस्तान में इमरान मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि आम जनता भी इमरान को सिंहासन से उतारना चाहती है। कुर्सी बचाने की इमरान की रणनीति उन्हीं के गले की फांस बन गई है। पाकिस्तान की एक और नई चाल। बॉर्डर पर फिर दिखी पाकिस्तान की साजिश। सरहद पर हद से पार हो रहा है पाकिस्तान। ध्यान भटकाने के लिए इमरान का नया पैंतरा। भारत में घुसपैठ की पाकिस्तान की दोहरी चाल। पुरानी तस्वीरों में पाकिस्तान के नए पैंतरे और नई चाल दिखाई दे रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही। उल्टे हर गुजरते दिन के साथ यहां गोलाबारी की घटनाएं और तेज होती दिखाई दे रही हैं। बीते शुक्रवार की ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से किसी भी सूरत में बाज नहीं आ सकता। ये बात हिंदुस्तान की हुकूमत अच्छी तरह जानती है। मंगलवार को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगदार सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा और फायरिंग के साथ साथ जमकर मोर्टार दागी। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी आधी रात के बाद तक जारी रही। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देने का सिलसिला भी बना रहा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी की ओर ग्रेनेड फेंका। हालांकि इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। बकौल पुलिस अफसर, आतंकवादियों ने शाम होते होते दक्षिण कश्मीर जिले में एक पुलिस चौकी पर फिर ग्रेनेड से हमला किया, मगर इत्तेफाक से आतंकवादियों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड इमारत के बाहर फट गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी और हैवी फायरिंग ने सरहद से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी। भारतीय सेना का कहना है कि उस बार घुसपैठ की कोशिश हो रही थी और उसी में सीज फायर वायलेशन की गई और उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। गुरेज, टंगडार, केरन, करना, ऊडी या पुंछ में भी सीज फायर वायलेशन हुई और दिन भर सीज फायर वायलेशन के सिलसिले में आर पार की शेलिंग हुई। उसमें काफी नुकसान इस पार भी हुआ, उस पार भी हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि सर्दियों की दस्तक के साथ ही पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की तैयारी में लग जाता है। बताया जा रहा है कि एलओसी पर बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तान लॉन्च पैड में तैयार बैठे आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में लग जाता है। पाकिस्तान की साजिश को समझते हुए भारतीय सेना और सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके की निगरानी बढ़ा दी है और विंटर डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ने की बात थोड़ी अटपटी भी लग रही है, मगर इसमें कोई शक नहीं
कि इसके पीछे छिपी पाकिस्तान की कोई गहरी चाल है। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार इमरान खान और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष और आईएसआई चीफ के खिलाफ माहौल बना हुआ है, वहां पर उनके खिलाफ बगावत की बू आ रही है। लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर के तले उनको चैलेंज कर रहे हैं। उससे देश का ध्यान हटाने के लिए ये सीज़फायर वायलेशंस की जा रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही लगातार गोलाबारी के मद्देनजर सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने अब इससे बचने के लिए बंकरों का सहारा लेने का इरादा किया है और इसके लिए बाकायदा बंकर भी बना रहे हैं। बीती 13 नवंबर को भारत ने पाकिस्तान की हरकत पर उसे जबरदस्त सबक सिखाया भी था, लेकिन यह भी साफ हो चुका है कि कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की तैयारी में पाकिस्तान ने बड़ी चाल चली है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान भारी बर्फबारी के पहले करीब 250 से 300 आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी में लगा हुआ है। दरअसल घाटी में राजनीतिक माहौल भी इन दिनों गर्म बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां सियासी सरगर्मियों के बीच पाकिस्तान की साजिश भी घुसपैठ कर सकती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ माहौल बना हुआ है, इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ के खिलाफ भी लोग आवाज उठा रहे हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। इमरान खान को तो उन्होंने बिल्कुल कंडम ही कर दिया है। गो नियाजी के नारे लगाकर साफ जाहिर कर दिया है कि इमरान खान के दिन गिने हुए हैं। इसी बीच एक बात सरहद लांघकर जो सामने आई, उसने भी ये साफ कर दिया कि सरहद पर इतनी भारी गोलाबारी के पीछे पाकिस्तानी सेना का क्या मकसद है। दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों इमरान सरकार के खिलाफ आवाजों ने सिर उठा रखा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों के गठबंधन ने ऐलान किया है कि सरकार की पाबंदी के बावजूद 22 नवंबर को बड़ी रैली होगी। पाकिस्तान में मौजूदा इमरान सरकार के खिलाफ 11 विपक्षी दलों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम नाम से गठबंधन बनाया है। गठबंधन ने देश भर में इमरान सरकार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है और इसी सिलसिले में एक बड़ी रैली पेशावर में 22 नवंबर को होने जा रही है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम के मुताबिक पाबंदी के बावजूद पेशावर की रैली होगी। पीडीएम का आरोप है कि इमरान सरकार कोरोना महामारी की आड़ लेकर जनता की आवाज को दबाना चाहती है। यह बात भी गौरतलब है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने इमरान के खिलाफ हमला जारी रखा है। आपने देखा है अवाम का रिस्पांस। मेरा ख्याल है बंद गली की तरफ वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत महसूस हुई जिनको। हमारा बयानिया तो चाहे वो गुजरांवाला हो, कराची हो, क्वेटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है और है वोट को इज्जत दो। और वो है कि इस मुल्क को कौन चलाएगा, और वो ये है कि स्टेट के ऊपर एक स्टेट मत बनाओ। और वो क्योंकि वो सिर्फ एक बयानिया नहीं है, उसका अमली मुजाहिरा, उसका सबूत अवाम ने खुद देख लिया है जगह जगह। तो अब ये बंद गली नहीं है, अब यही रास्ता है। अपने घर में अपने खिलाफ उठती विरोध की आवाज को अनसुना करने और अपने ही लोगों का ध्यान भटकाने के इरादे से पाकिस्तान ने अब दोहरी चाल का सहारा लिया है और भारत में एक तरफ सरहद पर गोलाबारी करके और दूसरी तरफ आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की साजिशों को सिरे चढ़ाने की साजिशों को अमल में लाने का नया पैतरा अख्तियार किया है। अभी तक ऑपोजिशन पार्टीज ने जो रैलीज की हैं वो एक से बढ़कर एक थी। हर रैली में इतना हजूम इकट्ठा हुआ कि इमरान खान की नींद उड़ गई। उन्होंने न सिर्फ इमरान खान को शिकार बनाया बल्कि जनरल कमर बाजवा और आईएस चीफ को भी निशाने पर लिया। हजूम इमरान खान को हटाने की मांग कर रहा है। हजूम कहता है कि अब वो इमरान खान के राज को नहीं सहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तमाम साजिशों का भारत ने उसी अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 16 जवान जख्मी हो चुके हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान के लॉन्च पैड, बंकर भी भारी तादाद में तबाह हो चुके हैं। दरअसल इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक तरफ तो सीज फायर तोड़कर सीमा पर गोलाबारी करा रहे हैं, तो दूसरी ओर इसी गोलाबारी के बीच आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भी की जा रही है। सीमा पर गोलाबारी के साथ साथ इमरान खान भारत में आतंकी हमले की कोशिश में भी जुटे हैं। इमरान की साजिश का पर्दाफाश दिल्ली में हुआ जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन आतंकियों की गिरफ्तारी से दिल्ली में एक बड़ी आतंकी वारदात की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इनके पास से जो सामान बरामद हुआ उससे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भारत के खिलाफ एक नए हथकंडे का पर्दाफाश हुआ। आतंकियों का प्लान दिल्ली में डिकोड हुआ और एक बड़ी साजिश पर पानी फेर दिया गया। देखिए कैसे मौत का सौदागर मसूद अजहर दिल्ली को दहलाना चाहता था। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। धरी रह गई पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश। पाकिस्तान की नापाक चाल का पर्दाफाश। दिल्ली दहलाने की साजिश हुई नाकाम। दिल्ली में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी। एक तरफ पाकिस्तान सरहद पर सेना के जरिए सीज फायर तोड़ते हुए भारत को हैरान और परेशान करने की हरकत करता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के इमरान खान और उसकी सेना का एक और पहलू है जो साफ साफ दिखता है। लेकिन इमरान खान की आस्तीन में छिपे पत्ते आज कुछ दिल्ली में नजर आए, जो चोरी छिपे पाकिस्तान की खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की साजिश को मटिया मेट कर दिया और दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां से ये दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये इंद्रप्रस्थ का मिलेनियम पार्क है और यहीं से, इसी के पास से, यहीं से गिरफ्तारी हुई है दोनों आतंकवादियों का। बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की जो उम्र है वो 20 और 22 साल बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया वो दोनों पाकिस्तान की सरपरस्ती में पनाह लिए बैठे मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और पुलिस के सूत्रों पर यकीन किया जाए तो ये दोनों राजधानी में एक बड़ा धमाका करने की सरहद पार की साजिश को अंजाम देने के लिए ही दिल्ली आए थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को इन दोनों आतंकियों के बारे में खुफिया एजेंसियों का एक इनपुट मिला था, लिहाजा पुलिस ने दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया। सोमवार रात करीब 10:15 पर जैश-ए-मोहम्मद के दोनों आतंकियों को सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के पास से धर दबोचा गया और इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के रहने वाले अब्दुल लतीफ और कुपवाड़ा जिले के हटमुल्ला गांव के रहने वाले अशरफ खताना के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा 2 एंड्रॉयड मोबाइल, आधार कार्ड, 2 कपड़ों के बैग और मदरसा इस्लामिया अरबिया के ID कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी अशरफ के पास से दारुल उलूम सोपोर का I कार्ड मिला है, जबकि जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का डेबिट कार्ड भी बरामद हुआ है।
बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे और उन्हें लगातार अपने मूवमेंट के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। इनके मोबाइल में जो व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं उसमें पाकिस्तान के नंबर भी एक्टिव हैं। साथ ही इस बात का भी दावा किया गया है कि इन आतंकियों का देवबंद कनेक्शन था। यह खुलासा साफ कर देता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका किस हद तक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में बैठे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं उसमें आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है। इसी तरह से जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी पकड़े गए हैं इसकी सूचना पहले से ही हमारी एजेंसीज के पास थी। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि त्योहार के दिनों में पाकिस्तान को 3 बड़े शहरों के अंदर आतंकी घटनाएं करने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, पुलिस लगातार आतंकियों से पूछताछ कर रही है, खास तौर पर इनके विदेशों में मौजूद हैंडलर्स और भारत के अन्य राज्यों के मौजूद इनके नेटवर्क के बारे में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बीते 1 साल के दौरान करीब 15 आतंकियों को दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर चुकी है। ये भी साफ हो चुका है कि अब तक जितने आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से ज्यादातर नौजवान हैं और ये भी बात सामने आई है कि इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक जैश से है। इससे एक और बात सामने आ जाती है कि पाकिस्तान सेना के देखरेख में पल रहा जैश का सरगना अजहर मसूद किस तरह से भारत में आतंकियों का नेटवर्क फैलाने की फिराक में लगा हुआ है। जाहिर है ये तमाम सबूत इतना बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार किस कदर भारत को आतंक की परेशानियों में उलझाकर अपने घरेलू मोर्चे पर अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है। और खुद में उलझा पाकिस्तान भारत में आतंकी साजिशों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी पैरोकारी करने वाला चीन फरेब अस्त्र के जरिए अपने असत्य को सत्य में तब्दील करने की कवायद कर रहा है। चीन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के खिलाफ चीन की फौज ने लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया था। चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय के डिप्टी डीन जिन केन रोंग ने यह भी दावा किया है कि लेजर हथियारों से हुए हमलों के बाद भारतीय सेना पहाड़ की ऊंची चोटियों से पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। लेकिन उसके इस दावे की हकीकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के पास भी लेजर हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वो भी कर सकता है। सवाल ये भी उठता है कि जिन केन रोंग ने तो लेजर हथियारों के इस्तेमाल का दावा कर दिया, लेकिन चीन की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया है। साफ है चीन माइंड गेम खेल रहा है और भारत के हाथों मिली शिकस्त से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। चीन के अदृश्य असत्य का कच्चा चिट्ठा। पहाड़ पर हार के बाद शी का प्रोपोगेंडा वार। चीन के सबसे बड़े झूठ का सबूत लेजर हथियार। डोकलाम, गलवान और पैंगोंग में भारतीय सेना के पराक्रम ने चीन को घुटनों पर ला दिया। हिंदुस्तान के शूरवीरों ने चीन की हेकड़ी निकाल दी। चीन के शक्ति प्रदर्शन की पोल खुल गई। शेखी बघारने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। तो भारत के मजबूत इरादों और रणनीति से चीन इस कदर हिल चुका है कि अब वो मानसिक बढ़त हासिल करने के लिए प्रोपोगेंडा फैलाने में लगा हुआ है।
चीन झूठ की बुनियाद पर अपनी ताकत की नुमाइश कर यह साबित करना चाहता है कि उसने भारत के सामने कड़ी चुनौती पेश की। चीन पूरी दुनिया के सामने यह साबित करना चाहता है कि गलवान और पेंगोंग में उसकी सेना ने भारत को नाको चने चबवाए। और शायद यही वजह है कि उसने एलएसी के पास दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वार का नया दांव चला है। चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय के डिप्टी डीन ने दावा किया है कि पीएलए ने एलएसी पर भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के दौरान लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिससे ऊंची पहाड़ियों पर काबिज भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा था। हालांकि ये दावा भारतीय सेना के साथ चीनी सेना की झड़प के कई महीनों बाद आया है, लिहाजा इस दावे की सच्चाई पर उतना ही शक होना लाजमी है जितना कि चीन की नीयत पर। लेजर हथियारों के जरिए चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा वार को धार देने की कोशिश की है। लेजर हथियारों के जरिए चीन ने एक बार फिर भारत के हाथों मिली शिकस्त के घाव को छिपाने की कोशिश की है। हालांकि चीन की ओर से एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प के दौरान लेजर हथियारों के इस्तेमाल पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चीन के प्रतिष्ठित रेनमिन विश्वविद्यालय के डिप्टी डीन जिन केनरोंग ने यह जरूर साबित करने की कोशिश की है कि चीन की सेना ने पूरी ताकत के साथ भारत से लोहा लिया था। उनके इस दावे की सच्चाई आपको बताएं, उससे पहले जिन केनरोंग का यह सनसनीखेज और हास्यास्पद बयान सुनिए। 他一抢呢，就两边就有隔绝了，所以是挺危险的。当时呢，西部战区压力很大，这两个山头很重要，被抢走了，说什么大意了给他抢走了，所以要他们必须夺回来。然后呢，又命令就不许开一枪，又不许打枪，又必须夺回来，很难的。 चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय के डिप्टी डीन जिन केनरोंग का दावा कितना खोखला है, यह इसी बात से साबित हो जाता है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच शुरू हुए तनाव के महीनों बाद यह बयान दिया कि चीन ने लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया था। अगर चीन ने वाकई ऐसा किया था तो शी जिनपिंग और उनकी सेना की ओर से पहले कभी यह बयान जारी क्यों नहीं किया गया? आखिर जिन केनरोंग को सच सामने रखने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि एलएसी पर गोली चलाना भी मना है। यही नहीं, भारत के पास भी लेजर हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर वो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। देखिए, इस समय पर चीन के पास इस प्रकार से कोई हथियार नहीं है जिस प्रकार के चीन के प्रोफेसर ने दावा किया है। लेज़र हथियार जो है वो इस प्रकार से मैन पोर्टेबल हथियार नहीं है कि आप उसको उठा के एक राइफल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सरासर ये जो क्लेम की है चीन के प्रोफेसर ने, ये झूठी है और ये इनका प्रोपेगेंडा का जो चीन के प्रोपेगेंडा की मशीन है, ये बस ये वही चल रही है इस समय पर। ज़मीन के ऊपर उनके पास इस प्रकार की कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि चीन अदृश्य अस्त्र के जरिए अपने असत्य को सत्य साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें दो राय नहीं कि चीन एलएसी के पास लेजर हथियारों के इस्तेमाल की बात कर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के हाथों हारा नहीं, लेकिन उसके इस झूठे दावे के सबूत चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट सरकार भारत के हाथों मिली शिकस्त से किस कदर बौखलाई हुई है। चीन की सरकार खुद इस बात की तस्दीक नहीं कर रही, बल्कि जानबूझकर अपने एक प्रोफेसर को आगे कर दिया है जो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। अब सवाल ये कि लेजर हथियार आखिर होते क्या हैं, जिनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल का दावा चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने किया है। दरअसल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी डीईडब्ल्यू को लेजर हथियार कहा जाता है, जो पारंपरिक हथियारों की तुलना में ज्यादा अचूक, सस्ता और खतरनाक हथियार होता है। लेजर हथियार से ऐसी किरणें निकलती हैं जो टारगेट को जलाकर राख कर देती हैं। यह हमला प्रकाश की गति से होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी तोप के गोले और बंदूक से चली गोली के मुकाबले लेजर हथियार की मारक क्षमता ज्यादा सटीक होती है। यह हथियार अदृश्य होता है, जिसे दुश्मन देख भी नहीं सकता। मिसाइल को तो मार गिराया जा सकता है, लेकिन लेजर हथियार से निकली किरणों को भेदना नामुमकिन होता है। देखिए, इस समय पर लेज़र वेपन्स जो हैं ये पूरी दुनिया में अभी तक वो ऑपरेशनली डिप्लॉयड नहीं है।
अमेरिका ने टेस्ट किया है लेज़र वेपन जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स वगैरह के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका रेंज लेकिन बहुत लिमिटेड है, तकरीबन 1 किलोमीटर है। और इनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है क्योंकि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, तो ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है इसके लिए वो उस प्रकार का पावर निकालना और छोटे छोटे लेज़र पल्सेस में बहुत भारी सा हो जाता है। तो अभी तक ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड नहीं हुए हैं। चीन भले ही एलएसी के पास दोनों देशों की झड़प के दौरान लेजर हथियार के इस्तेमाल पर झूठ बोल रहा हो, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत के पास भी लेजर हथियार हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने साल 2018 में ऐसे कई हथियारों का सफल परीक्षण किया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यह परीक्षण किया गया था। इसके बाद बयान जारी करते हुए डीआरडीओ ने कहा कि 1 किलोवाट की ये लेजर किरणें 250 मीटर की दूरी तक वार कर सकती हैं। ये किरणें किसी भी धातु में 30 सेकंड के भीतर छेद कर सकती हैं। परीक्षण तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में किया गया था। तो आपको बता दें, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत और भी आधुनिक लेजर हथियार बनाने की तैयारी में है, खासकर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाने की तैयारी में, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आधुनिक और ज्यादा दूरी तक प्रहार करने वाला होगा। ये 2 किलोवाट की लेजर होगी जो लगभग 1 किलोमीटर तक प्रहार कर दुश्मन के टैंक को भेद सके। हालांकि अमेरिका से तुलना करें तो फिलहाल हम काफी पीछे हैं, लेकिन चीन से लेजर हथियारों की रेस में भारत लगभग बराबरी पर है। ऐसे में अगर चीन ये दावा कर रहा है कि उसने लेजर बम का इस्तेमाल कर ऊंची चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया, तो ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो भारत भी उसी अंदाज में जवाब देता। लिहाजा जानकारों का यह मानना है कि लेजर बम के नाम पर चीन दरअसल अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने और भारत से मिली हार की झुंझलाहट मिटाने की कोशिश कर रहा है। चीन दावा कर रहा है कि उसने भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ लद्दाख में लेजर वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जो कि सरासर बकवास है, गप मार रहा है। क्योंकि लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी होगी, उसमें फंसेगा। और दूसरा, लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करके इतने मामूली सी मुठभेड़ को थोड़ा निपटा जाता है, इसलिए उसकी झूठ है। चीन में इस तरह से माहौल बनाने की कल्चर है और वही हो रहा है। दुनिया भर पर धाक जमाने के लिए चीन भारत की सीमा से सटे तिब्बत के पठार और दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों में लेजर हथियार तैनात करने की कोशिश लंबे अरसे से कर रहा है। चीन लेजर हथियारों की नुमाइश कर अपने पड़ोसी देशों पर मानसिक दबाव बनाना चाहता है, लेकिन शी जिनपिंग ये भूल रहे हैं कि विस्तारवाद के जिस लक्ष्य को वो हासिल करना चाहते हैं उसमें लेजर हथियार कारगर नहीं होने वाले। लेजर हथियारों पर इतराना उनकी सबसे बड़ी चूक होगी, क्योंकि भारत के पास भी ऐसे ही हथियार मौजूद हैं जो वक्त पड़ने पर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। आपने देखी चीन के लेजर हथियार वाले शिगुफे की सच्चाई, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिन हथियारों के बूते वो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, उन्हें चलाने वाले हाथ ही चीन के पास नहीं है। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैनिकों की कमी से जूझ रही है। चीन के युवा अब सेना में भर्ती होने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन की सरकार को मिन्नतें करने के साथ साथ युवाओं को कई तरह के प्रलोभन देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। अब तो चीन से खबरें भी आ रही हैं कि वहां के पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया है। वो सरकार की नीतियों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से नाराज हैं। मतलब ये कि महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार शी जिनपिंग के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हुआ है, जिसे पार कर भारत और अमेरिका जैसे देशों से लोहा लेना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। सैनिकों की घटती संख्या से बढ़ी चीन की चिंता। भारत के पराक्रम से शी की सेना में पसरा खौफ। शी जिनपिंग की पुकार पर सेना का इनकार।
दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी लद्दाख तक चीन अपनी विस्तारवादी वाली नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में लगा है। चीन अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाकर जमीन की भूख शांत करने की भरसक कोशिश कर रहा है। अमेरिका और भारत से भिड़ंत का दिखावा कर चीन दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग महत्वाकांक्षाओं की नाव पर सवार होकर देश और दुनिया में अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इस मिशन में तब कामयाब होंगे जब उनकी सेना ताकतवर होगी। लिहाजा शी जिनपिंग अपनी सेना को अमेरिका की सेना की तरह आधुनिक और कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मगर शी जिनपिंग की राह में रोड़ा साबित हो रही है भारतीय सेना। डोकलाम से लेकर पैंगोंग तक के विवाद में भारतीय सेना के शौर्य को देखकर चीन की सेना भयभीत हो गई है। कुछ दिन पहले चीन के सैनिकों के रोने की तस्वीरें सामने आई थी और अब ये खबरें आ रही है कि चीन के नागरिक चीनी फौज में शामिल होना नहीं चाहते। दरअसल फौज में शामिल होने से चीन के लोग डरने लगे हैं। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहे चीन ने हजारों किलोमीटर की दूरी से समुद्र के अंदर युद्धपोतों को निशाना बनाने में सफलता भले हासिल कर ली, लेकिन भारत से लगती सीमा पर चीन का जोर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चीन की सेना के हौसले पस्त हो रहे हैं। पैंगोंग इलाके में मौजूद चीन के सैनिकों के दांत बजने लगे हैं। यही नहीं, नौबत यहां तक आ गई है कि पूर्वी लद्दाख में रोटेशन पॉलिसी को अंजाम देने के लिए अब पीएलए को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। चीन की सेना में सैनिकों की संख्या कम हो गई है और नए सैनिकों की भर्ती में दिक्कतें आ रही हैं। खबरों की माने तो चीन के युवा अब सेना में जाने से कतराने लगे हैं। वो सेना के अलावा दूसरी नौकरियों को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में चीन की सेना को सैनिकों की कम होती संख्या से परेशानी हो रही है। पीएलए की कई यूनिट में सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी एलएसी पर हो रही है, जहां की विपरीत परिस्थितियां चीन के सैनिकों की परीक्षा ले रही हैं। यही नहीं, ज्यादातर सैनिक इस इलाके में तैनाती से बच रहे हैं। चीन के ऊपर काफ़ी इस समय पर दबाव है, क्योंकि उसके सैनिक भी इस प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते हैं, खास करके हाई ऑल्टीट्यूड्स में। जो उनके जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, उनकी भी जो पे एंड अलाउंसेस हैं वगैरह जो है वो उस प्रकार से नहीं है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह जी सके। तो वो भी अभी अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ जहाँ तक ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं ये चीन के बढ़ते जाएंगे। चीन की लाल सेना का लहू नीला पड़ने लगा है। मौसम की मार और भारत के एल्गार ने शी की सेना की सांसें फुला दी हैं। तो शायद यही वजह है कि वो लेजर हथियार का शिगुफा छोड़कर अपने डर का इलाज कर रहा है। लेकिन ये डर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शी की सेना ही नहीं बल्कि उसके पूर्व सैनिक तक अब खौफ के मारे बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिससे चीन को नए सैनिकों की नियुक्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के करीब 6 करोड़ पूर्व सैनिक सरकार से नाराज हैं। वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं से नाराज हैं। लिहाजा चीन की सरकार पूर्व सैनिकों के विरोध को दबाने के लिए अब उन्हें प्रलोभन दे रही है। यही नहीं, पिछले साल जनवरी में 19 पूर्व सैनिकों को विद्रोह करने की वजह से गिरफ्तार भी किया था। चीन की सरकार जिस सेना के बूते दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते उसी के हौसले पस्त है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं को धक्का लगना तय है, क्योंकि अपने सेना के भरोसे ही वो दुनिया के ताकतवर देशों से टक्कर लेने की हिमाकत करते रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 100 साल 2027 में पूरे होंगे और चीन तब तक एक पूरी तरह आधुनिक सेना का निर्माण करना चाहता है। ऐसी सेना जो अमेरिका की तरह अत्याधुनिक हो और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम। लेकिन मौजूदा हालात इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चीन के लिए ऐसी फौज बना पाना आसान नहीं, बल्कि उसके लिए तो नए रंग रूटों की भर्ती करना भी मुश्किल हो चला है। भारत से मिल रही चुनौतियों और भारतीय सेना के हाथों मिली शिकस्त से चीन हिल चुका है। चीन के नागरिकों में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि वो अपनी फौज में शामिल होकर राष्ट्र रक्षा में योगदान दे सके। गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख में जो उसने चीन के फौज ने जो भी भारतीय सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसमें आगे आए थे, उनको पीछे धकेला गया, वो सब हो गया, लेकिन उसका उनको बहुत कूटनीतिक नुकसान हुआ। पूरी दुनिया में लोगों ने उनके खास चेला टाइप जो स्टेट्स हैं, जैसे इमरान खान पाकिस्तान के, या टर्की वाला एर्डोगन
जो उनके साथ किसी कीमत पर जाने को तैयार है। उसके अलावा बाकी दुनिया ने उनकी इस बात को पसंद नहीं किया। दुनिया के बड़े देशों ने निंदा भी की और उसी का नतीजा ये है चीन की मनबढ़ जो एटीट्यूड है उसी के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। चीन की सेना का सच सामने आ चुका है, उसका खौफ सामने आ चुका है और ये भी पता लग चुका है कि चीन की सेना भारत से टकराना तो दूर उलझने की भी हिम्मत नहीं रखती, जबकि हिंदुस्तान की फौज ने चीन को किसी भी तरह की छूट न देने का फैसला किया है। एलएसी पर जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय सेना की तैयारियां अपने अंजाम तक पहुंचती जा रही हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गर्मियों में शुरू हुआ विवाद अब सर्दियों तक पहुंच चुका है। नवंबर का तीसरा हफ्ता खत्म होने को है और लद्दाख में पारा माइनस में पहुंच चुका है। गलवान, पेंगोंग और दक्षिणी पेंगोंग के इलाकों की ऊंची चोटियों पर तापमान -20 से -25 तक गिर गया है। ऐसे में भारतीय सेना अपनी जमीन पर कब्जा जमाए रखने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। ठंड में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिकों की तैनाती रोटेशन पॉलिसी के तहत की जा रही है। ऊंची चोटियों पर सैनिकों को 12 से 15 दिन में बदला जा रहा है, तो वहीं लद्दाख में जवानों के लिए स्मार्ट कैंप भी तैयार किए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी और कमरे को गर्म रखने वाले हीटर, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया गया है। ये हमारे ट्रूप्स सैचन पे भी पूरे साल भर डिप्लॉयड है, तो ये उस प्रकार की काबिलियत भारत में आ गई है और उसी प्रकार का इक्विपमेंट और क्लोथिंग भी जवानों के पास है। लेकिन ये बात सही है कि ज़्यादा देर पर एक जवान वहाँ पर रह नहीं सकता है, इसलिए ये रोटेशन सिस्टम लगाया गया है। सैचन में भी रोटेशन होती है और अभी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में जहाँ पर भी डिप्लॉयड है वहाँ पर भी ज़मीन के मुताबिक और ऑल्टीट्यूड के मुताबिक जवानों की रोटेशन होगी और ताकि उनका मोराल जो है और जो उनकी सेहत है वो पूरी तरह से सही रहे। फिलहाल भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख यानी पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ठाकुंग से लेकर रेजोंगला तक तैनात हैं। इनमें से ब्लैक टॉप, मुखपरी, रेजोंगला, रेचिनला जैसी चोटियों पर 29 से लेकर 31 अगस्त तक कब्जा किया गया था। सामरिक तौर पर ये सारे इलाके बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन पर कब्जे की वजह से चीन बैकफुट पर चला गया और यही वजह है कि वो बार बार बैठक में पेंगोंग से दक्षिणी इलाके को पहले खाली कराने की रट लगाए रहता है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के चलते भारत ने चीन की तैनाती के हिसाब से अपनी तैनाती की है, जिसे मिरर डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। तो करीब 50,000 भारतीय सैनिक इस वक्त लद्दाख में हैं। मतलब ये कि हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है, जबकि चीन अब भी अपने सैनिकों के खौफ और उनकी कम होती तादाद से जूझ रहा है।